हेलो स्टूडेंट्स। तो पीछे हमने देखा था कि जो इतिहासकारों ने साहित्य इतिहासकारों ने कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाई हैं, कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। तो आज देखेंगे उनका काल विभाजन और नामकरण जो हुआ है। तो सर्वप्रथम देख लेते हैं गारसा दितासी। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था इन्होंने, मात्र कवियों का परिचय दिया था। शिव सिंह सरोज, तो इनका एक ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर का, इन्होंने भी इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार काल विभाजन का प्रयास करते हुए अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में विभाजित किया था। इनका प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है, यानी कि इन्होंने 11 कालखंडों में अपने इतिहास ग्रंथ को विभाजित किया था। तो इनका जो आलोचना हुआ है काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है। जो इन्होंने काल विभाजन किया है उनकी जो वैज्ञानिकता है उसमें अभाव है। अध्याय जो हैं, जो खंड हैं, उनकी संख्या अधिक है, उसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। तो जो कह सकते हैं कि सर्वप्रथम जो काल विभाजन और नामकरण की जो पद्धति जो इन्होंने प्रयास किया है वो सराहनीय था और पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। मिश्र बंधुओं ने भी ये काल विभाजन किया है और उनके नामकरण के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। तो इन्होंने कहा है आदिकाल को इन्होंने कहा है आरंभिक काल, और जो आरंभिक काल को कहाँ तक ले जाती हैं 700 विक्रमी संवत है ये, और 1343 विक्रमी संवत तक ले जाते हैं। पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 ईस्वी नहीं है, ये विक्रमी संवत तक ले जाते हैं। और उन्होंने दूसरा कहा है मध्यकाल। माध्यमिक काल के माध्यम में पूर्व माध्यमिक काल है और प्रौढ़ माध्यमिक काल है, जो 1445 से 1560 विक्रमी संवत तक चलता है, जो पूर्व माध्यमिक काल होता है। और जो प्रौढ़ माध्यमिक काल होता है वो 1561 से लेकर 1680 विक्रमी संवत तक चलता है। और आगे इन्होंने कहा है अलंकृत काल, और ये है रीतिकाल। रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की संज्ञा दी है। पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल का नामकरण उन्होंने दिया है। तो 1681 से 1899 तक इन्होंने अलंकृत काल कहा है, जो रीति काल है उसको। परिवर्तन काल कहा है इन्होंने 1890 से 1925 विक्रमी संवत को, और 26 से आगे जो भी चल रहा है उसे वर्तमान की संज्ञा दी थी मिश्र बंधुओं ने। इन्होंने लगभग 5000 कवियों का जीवन परिचय दिया था। तो आलोचना की है कुछ विद्वानों ने, कुछ डॉक्टरों ने कहा है कि काल विभाजन का कोई सुस्पष्ट आधार नहीं है, कालखंडों के नामकरण में इनकी जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई है। परिवर्तन काल असंगत है, यानी कि जो परिवर्तन काल है वो असंगत माना गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 700 विक्रमी संवत यानी 643 ईस्वी से नए मानकर हिंदी के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाएं समेट ली है। तो देखिए जो पहले हिंदी भाषा से पहले जो पुरानी हिंदी है उससे पहले अपभ्रंश से ही मतलब हमारी जो हिंदी निकली है। तो इन्होंने हिंदी के नहीं मतलब कि अपभ्रंश के कवियों को भी बीच में उठा लिया है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि किस खंड में क्या आता है और क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं माना जा सकता। तो आलोचना की है रामचंद्र शुक्ल ने से इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कहकर। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसमें काल विभाजन किया है। आदिकाल वीरगाथा काल को कहा है, और 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत को आदिकाल यानी वीरगाथा काल की संज्ञा दी है।
पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल की संज्ञा दी है। 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक, और उत्तर मध्यकाल नीति काल को कहा 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक, और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल की संज्ञा दी, क्योंकि गद्य की जो अनेक विधाएं इसी युग में चली थी, जैसे कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, जैसे गद्य लेखन की तरफ लोगों का या लेखकों का ध्यान अधिक था, और इसी काल में ही अधिक गद्य लिखा जाने लगा था। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल की संज्ञा दी 1900 विक्रमी संवत तक, 1984 विक्रमी संवत तक, और ये ग्रंथ 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और नागरिक प्रचारणी सभा जो इतिहास ग्रंथ है उसके भूमिका के रूप में यह ग्रंथ लिखा गया था। काल विभाजन प्रवृत्ति के आधार पर प्रधान प्रवृत्ति है और ग्रंथों की प्रसिद्धि, उनके आधार पर इन्होंने जो काल विभाजन किया है। सर्वाधिक आपत्ति वीर गाथा काल के नामकरण पर भी आपत्ति जताई गई है कि उसे वीर गाथा काल नाम न कहकर आदिकाल की संज्ञा दी जानी चाहिए थी, ये आलोचना की है अन्य आलोचकों ने रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ की। तो राम कुमार वर्मा ने देखिए, उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मतलब नकल की होगी, ये सब माना जाता है। तो इन्होंने संधि काल एक अलग से इन्होंने पार्ट जोड़ दिया था। 750 से 1000 विक्रमी संवत तक का इन्होंने काल कहा है। इसमें अपभ्रंश के ही कवि आते हैं। तो देखिए आगे वही हैं, चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी संवत तक, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक, और रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक माना है। और आधुनिक काल 1900 से अब तक, यानी आगे जो भी समय चलता था उसको इन्होंने आधुनिक काल कहा है। संधि काल में उन्होंने अपभ्रंश की रचनाएं समाविष्ट कर दी है। तो ये जो संधि काल है इसमें अपभ्रंश की रचनाएं इन्होंने ले ली बीच में, इसीलिए आलोचक कहते हैं कि वो हिंदी का काल नहीं था, ये तो अपभ्रंश की ही जो ग्रंथ थे उन्हीं को उठा लिया गया। शुक्ल ने नामकरण रचना की प्रवृत्ति के आधार पर किया, जबकि वर्मा ने रचनाकार के आधार पर। चारण काल और वीर गाथा काल में कोई मौलिक अंतर नहीं है, क्योंकि वीर गाथाओं के रचयिता ही चारण कहलाते थे, यानी कि राजा के जो दरबार में रहते थे और अपने राजा के जो प्रशस्तियाँ लिखते थे, उनकी प्रशंसा करते रहते थे, तो वो चारण होते थे। और उन्होंने ही वीर गाथाएँ लिखी हैं। आगे गणपति चंद्रगुप्त ने जो नामकरण और काल विभाजन किया है, तो उन्होंने लिखा है प्रारंभिक काल कहा है, तो इन्होंने ईस्वी में की है, जो आगे हमने देखे हैं पहले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने उन्होंने विक्रमी संवत का ही प्रयोग किया है। 1184 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक का समय आरंभिक काल कहा है। आदिकाल को उन्होंने आरंभिक काल कहा है। और मध्यकाल दो भागों में विभाजित किया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। 1350 से 1500 ईस्वी तक को उन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा, और उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857 ईस्वी तक के समय को उत्तर मध्यकाल की संज्ञा दिया। और आधुनिक काल 1857 यानी कि 1857 की जब क्रांति होती है उसके बाद के समय को इन्होंने 1865 में इनका ये ग्रंथ लिखा गया था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में प्रकाशित हुआ है। तो आधुनिक काल इन्होंने 1857 से लेकर 1965 तक के समय को आधुनिक काल की संज्ञा दी है। इनका इतिहास ग्रंथ 1965 में प्रकाशित हुआ था, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस किस साहित्य इतिहासकार के कौन कौन से ग्रंथ हैं, इसमें हम काल विभाजन और नामकरण की पद्धति पढ़ रहे हैं।
तो आगे हम आदिकाल की परिस्थितियाँ व प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे। तो ये था आदिकाल का नामकरण और काले बाजुन जो हिंदी साहित्य इतिहास लिखे गए हैं उनके बारे में। तो आदिकाल के आगे हम प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।